Good evening, student. Now the next topic is protection of lyophobic colloids. देखो lyophobic colloids को प्रोटेक्शन कौन करता है? तो प्रोटेक्शन करने के लिए lyophobic colloids को जनरली लायोफिलिक सोल्स ही क्या करते हैं, इसके अंदर इसके ऊपर अगर डाल दो तो एक लेयर बना देते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, lyophobic colloids का प्रोटेक्शन होता है. तो लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन. इसका मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं कि ये जो मैंने दो लाइन बनाया है सेंटर पे, ये क्या है हमारा, मान लो कि ये हमारा लायोफोबिक कोलाइड्स है. इसके ऊपर तुमने क्या ऐड किया, लायोफिलिक सोल्स, तो ये इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा. ये जैसे ही लेयर बनाएगा तो इसको क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है. अब जनरली इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो, सपोज KCl ऐड करते हो, अगर ये नेगेटिव चार्ज कोलाइड है तो K+ आकर इस पे अटैक करेगा. लेकिन अब इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर किसका है, लायोफिलिक सोल्स का है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का कोई इफेक्ट इस पे नहीं होगा. इसका मतलब ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है. देखो लिखा भी हुआ है, नो इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक सोल्स, यानी इसके ऊपर क्या बना लिया है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके कारण से ये लायोफोबिक सोल्स जो है या लायोफोबिक कोलाइड्स जो है ये पूरी तरह से क्या हो गया, स्टेबल हो गया. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, Lyophilic sols have a unique ability to protect Lyophilic sols have a unique ability to protect lyophobic sols from coagulation. मतलब coagulation से उसको बचाएगा. A lyophilic sols form a protective layer over the particles of lyophobic sols and protect them from coagulation. Clear? वही जो मैंने पीछे बताया. Now is very important topic, gold number. अब देखो गोल्ड नंबर एक्चुअली है क्या. सपोज ये कंटेनर, इसके अंदर क्या है, गोल्ड नंबर, जिसकी क्वांटिटी क्या है, 10 ml. अब इसमें तुमने क्या डाल दिया है, गोल्ड नंबर. मतलब गोल्ड नंबर एक्चुअली क्या है, इसके अंदर गोल्ड का सोल होता है या गोल्ड के कोलाइड्स होते हैं. इसके अंदर तुमने क्या डाला है, 2 मिलीग्राम लायोफिलिक कोलाइड्स. जैसे डालोगे तो ये इसके ऊपर एक लेयर बना देगा. अब ये 1 ml ऑफ 10% NaCl भी इसके अंदर डाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है. अगर लायोफिलिक कोलाइड्स डालो तो इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, प्रोटेक्टिव लेयर. तो क्या इस 10 ml या 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा. देखो इसको समझते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम. हमेशा इसको किस में लेंगे, मिलीग्राम. विच कैन प्रोटेक्ट 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम कोगुलेशन ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ गोल्ड नंबर. मतलब क्या है कि अगर 2 मिलीग्राम जो लायोफिलिक कोलाइड्स है, जिसके कारण से इसके अंदर का जो गोल्ड सॉल है वो फ्रॉम कोगुलेशन से बच रहा है. अब फ्रॉम कोगुलेशन करने के लिए इसमें हम क्या डालते हैं, 1 ml ऑफ 10% NaCl. इस 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट डालने पर तो ये कोगुलेशन करने लगेगा, लेकिन इस कोगुलेशन को बचाने के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं, 2 मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, जिसके कारण से गोल्ड सॉल कोगुलेशन में कन्वर्ट नहीं होगा. एंड दैट इज अ मेन एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड नंबर. तो देखो क्या है, सपोज हमारे पास 3 लायोफिलिक कोलाइड्स है, A, B एंड C. एक का 2 मिलीग्राम है, एक का 25 मिलीग्राम है और एक का 50 मिलीग्राम है. अब मान लो 2 मिलीग्राम इसमें है और इसी में अगर हम B का 25 मिलीग्राम डालते हैं और C का 50 मिलीग्राम, मतलब लेस अमाउंट पे ही ये क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है गोल्ड सॉल को. B के 25 से प्रोटेक्ट होगा, C के 50. तो यानी इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A वाला. तो A, अब देखो इसके लिए जनरली लिखा भी है, प्रोटेक्शन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर. जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना ही अच्छा उसका क्या होगा, प्रोटेक्शन पावर. यानी इन तीनों में सबसे अच्छा गोल्ड नंबर किसका है, A वाले का. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये पढ़ चुके हो पहले भी. कोलाइड्स को पीपीटी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन, और पीपीटी को कोलाइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन. दोनों में ही हम जैसे कोलाइड को पीपीटी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और पीपीटी को कोलाइड में कन्वर्ट करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं. क्लियर. लास्ट टाइम मैंने बताया था. अब सपोज हमारे पास एक AgI का फ्रेश सोल्यूशन है, ठीक है. अब देखो ये हमारे पास अभी सपोज क्या है, इसमें देखो दोनों प्रोसेस में बता रहा हूं. सपोज अगर ये कोलाइड्स है, ये अभी डिस्पर्स फॉर्म में है, इसके अंदर जैसे ही तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया
तो देखो कोलाइड को जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीटी में। अब सपोज मान लो अगर ये पीपीटी है, इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइड में। क्लियर? तो देखो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि सपोज मान लो इसके अंदर AgI के मॉलिक्यूल्स है। अब AgI अपने ऊपर अगर एक्सिस मॉलिक्यूल में KI होगा तो I के साथ ये क्या बनाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसके ऊपर कौन से प्रोटेक्शन लेयर आएंगे, मतलब इसके ऊपर कौन सा लेयर बनेगा, इसके ऊपर AgI के ऊपर माइनस वाला, यानी I माइनस। अब देखो इसके अंदर एक तो मॉलिक्यूल होंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या ये एक दूसरे के साथ कभी आपस में अट्रैक्ट होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे। अगर मान लो अगर ये कोलाइड्स है, इनके रिपल्शन के बीच में अट्रैक्शन अगर हमें करना है तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, तो ये कोलाइड से क्या बन जाएगा, पीपीटी। क्लियर? कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू कोलाइड इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, जो अभी पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, इसको कोलाइड में कन्वर्ट करने के लिए भी हमने क्या ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट। सेम वही रीजन उसमें भी है। अब देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्या होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो डायलिसिस मेथड से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस से और अल्ट्राफिल्ट्रेशन से। तो द मेन इम्प्योरिटी इन अ कोलाइड इज ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलॉइड, एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोलॉइड इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। मतलब इलेक्ट्रोलाइट को रिमूवल करने की जो प्रोसेस होती है वही क्या होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब सपोज मान लो ये हमारा पीछे मैंने बताया था डायलिसिस में, ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर कोलाइड्स है। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो कोलाइड्स के, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये क्रिस्टलॉइड है। और इसके अंदर क्या आ गया, देखो अब जैसे ही क्या होगा, इसमें प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो क्या आ जाएंगे, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स से निकलने लगेंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ कोलॉइड्स बचेगा। तो लिखा है कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अ एनिमल मेम्ब्रेन वाइल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन पास थ्रू इट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी क्रिस्टलॉइड जो है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो इजिली क्या होगा, इस पोर से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट पोर से बाहर निकला, वही प्रोसेस तो है, देखो ऊपर लिखा भी है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोलाइड। तो यानी इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट है या क्रिस्टलॉइड जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इस डिस्पर्जन मीडियम में क्या हो जाएंगे, डिस्पोज्ड हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, बाहर निकल गया, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बचा, ओनली कोलाइड। तो दिस इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। लेकिन ये क्या होता है, दिस इज अ स्लो प्रोसेस। तो इससे अच्छा प्रोसेस के लिए हम इसमें क्या करते हैं, देखो फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, देखो जनरली इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स हम लगा देते हैं, सेम वही प्रोसेस है, अब दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब इसमें होगा क्या कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट ऊपर वाले प्रोसेस में पड़ा था कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं, अब सपोज मान लो अगर वो नेगेटिव चार्ज के तो पॉजिटिव प्लेट पर जाकर चिपक जाएंगे, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज के है तो नेगेटिव प्लेट पर जाकर चिपक जाएंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस भी क्या है, एक टाइम के बाद हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ज्यादा करेंगे तो अब इसके अंदर से कोलाइड्स के मॉलिक्यूल भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, जनरली एक मिनिमम टाइम तक ही इसको हम कराते हैं। जब देखते हैं कि पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट निकल चुका है तो इस रिएक्शन को हम स्टॉप कर देते हैं। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्यूरिफिकेशन द डायलिसिस इज कैरिड आउट द अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर? सेम वही प्रोसेस है। अब इसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब सपोज मान लो अगर वो नेगेटिव चार्ज का है तो पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और पॉजिटिव प्लेट पर जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अगर मान लो कि अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है तो नेगेटिव प्लेट पर जाकर अट्रैक्ट कर जाएगा, और इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक तरह का ये फिल्टर पेपर होता है। देखो क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट से कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने की प्रोसेस ही क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड soluble solid present in the colloidal solution by specially prepared filters which are
permeable to all substance except the colloidal particles. अब देखो colloidal particles can pass through ordinary filter paper because pores are too large. मतलब इसमें अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर लेते हैं तो उसके अंदर अगर हम उसको फिल्टराइज करेंगे तो उसके अंदर से कोलाइडल पार्टिकल्स भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with colloidal solution to stop the flow colloidal particles. The usual colloidal is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. मतलब जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर अगर हम 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether के साथ अगर इसको हम मिक्स कर दे तो वो हमारा फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब उसमें से वही सॉल्वेंट या सॉलिड के वही मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जिनके साइज क्या होगी, बहुत छोटी, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी. अब उसके अंदर से कोलाइडल पार्टिकल्स बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ क्या निकलेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के स्मॉल पार्टिकल्स, और हमारा क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. अब देखो एप्लीकेशंस क्या होता है, एप्लीकेशन एंड एग्जांपल ऑफ कोलाइड. देखो जो हमें स्काई दिखता है ब्लू कलर का, एक्चुअली वो भी क्या है, हमारा ब्लू कलर का स्काई. उसके अंदर क्या होता है, डस्ट. डस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्लस एयर, दीज आर द कोलाइड. फॉग एंड मिस्ट, इसके अंदर क्या होता है, एयर प्लस वाटर वेपर, दिस इज अ कोलाइड. ब्लड क्या है, एक तरह का कोलाइड है. ब्लड मैंने बताया था इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, पॉजिटिव, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और वो क्या बनाता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स बनाते हैं. अब सपोज इस ब्लड को कोगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोगुलेशन करने के लिए इसमें एलएम डालते हैं. अब एलएम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट K प्लस, SO4 2- और Al3 प्लस. ये क्या करता है, ब्लड को कोगुलेशन करने में सपोर्ट करता है. क्लियर. अब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि एक रिवर वाटर है और सी वाटर, दोनों. रिवर वाटर क्या होता है, कोलाइड ऑफ क्ले एंड वाटर. याद रखना, रिवर वाटर क्या होता है, कोलाइड ऑफ क्ले एंड वाटर का. और सी वाटर क्या होता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सी वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, NaCl, या बहुत तरह के सॉल्ट्स भी डिसॉल्व होते हैं. तो ये किसकी तरह वर्क करता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और ये किसकी तरह वर्क करता है, एज अ कोलाइड. ये जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या होगा, एक डेल्टा का फॉर्मेशन होगा. और डेल्टा का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ तो वो क्या बनाएगा, एक कोगुलेशन. कोगुलेशन मतलब एक कलेक्ट फॉर्म, जिसी को हम क्या बोलते हैं, PPT. अब देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मोक, जिसको बोलते हैं क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर. जनरली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें से जो स्मोक निकलता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं. देखो अभी ये मान लो स्मोक निकल रहा है, अभी मैंने क्लीन, इसको मत समझो, अभी आप सपोज ये स्मोक निकल रहा है. अब स्मोक में क्या होता है, अनबर्न कार्बन इज सस्पेंडेड इन एयर. तो इससे हमारा एयर क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा. अब हम इसको क्लीन स्मोक बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा एक तरह का कोलाइड है. स्मोक एक क्या होता है, कोलाइड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अनबर्न कार्बन सस्पेंडेड इन एयर. इसी कारण से क्या होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम यानी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है ना. अब इसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके अंदर क्या लगा देते हैं, दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगा देते हैं. सपोज अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज का है तो वो नेगेटिव प्लेट्स पे कलेक्ट हो जाएगा, यानी अनबर्न कार्बन जो है वो नेगेटिव प्लेट्स पे कलेक्ट हो जाएंगे. या मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज का है तो पॉजिटिव प्लेट पे कलेक्ट हो जाएंगे. अब जो स्मोक निकलेगा वो कैसा होगा, क्लीन. क्लियर. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्शन. दिस इज द लास्ट टॉपिक. अब इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड. अब इमल्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका मलाई हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, या आपका फेस वॉश हो गया, स्क्रब हो गया, शैम्पू हो गया. ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, इमल्शन के. तो देखो इमल्शन एक्चुअली होता क्या है, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड एन इमल्शन. द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, दैट इज कॉल्ड इमल्शन. अब देखो दो तरह के हैं, ऑयल इन वाटर, जिसको बोलते हैं O/W टाइप. ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल वाटर में है, तो इसमें डिस्पर्स फेज क्या होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो होगा डिस्पर्स फेज, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो होगा डिस्पर्जन मीडियम. यानी डिस्पर्स फेज है ऑयल और डिस्पर्जन मीडियम है वाटर. एंड वाटर इन ऑयल, अब इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, ऑयल, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, वाटर. तो ऑयल की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है समझो, एनी ऑर्गेनिक लिक्विड इंसोल्युबल इन वाटर, क्योंकि ऑयल कभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. अब देखो इसमें पहले वाले का एग्जाम्पल क्या है, पहले वाले का ऑयल इन वाटर यानी मिल्क. अब देखो हमारा जो मिल्क होता है, एक्चुअली क्या है,
हमारा जो मिल्क है वो मिल्क एक तरह का क्या होता है, इसमें फैट होता है, तो उसमें मिल्क के अंदर डिस्पर्स फेज क्या होगा, फैट, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वाटर। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल, इसका एग्जाम्पल है बटर और क्रीम। इसमें डिस्पर्स फेज होगा वाटर यानी जिसकी क्वांटिटी कम होती है, और डिस्पर्जन मीडियम होगा फैट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा। अब देखो इमल्सिफायर क्या होता है, जैसे देखो आप लोगों ने पढ़ा था पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन के अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर। और कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं हम, उसी टाइप से इसके अंदर भी इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। देखो सपोज substance which stabilizes an emulsion, an emulsifier decreases the interfacial tension जिसी को हम surface tension बोलते हैं between oil and water। देखो जनरली क्या होता है, ऑयल एंड वाटर ये दिया हुआ है, इनके ये कभी भी कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होने लगता है। अगर ये कोलैप्स हो जाएंगे तो हम सीधे कह सकते हैं कि ऑयल डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज देखो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसके अंदर हमने क्या डाला है, पाइन ऑयल। अब ऑयल क्या होगा, देखो यहां पर दिख रहा है ऑयल के पॉइंट्स। अब ये ऑयल क्या करता है, इस ऑयल के साथ साथ हम इसमें क्या डाल देते हैं, इमल्सिफायर एजेंट जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजर। ये क्या होता है, फिनॉल और क्रिसॉल, या फिनॉल यूज कर सकते हो या क्रिसॉल यूज कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एक क्या करेगा, सरफेस टेंशन मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण से ऑयल और वाटर कभी भी आपस में कोलैप्स नहीं होंगे। ठीक है, डू नॉट कोलैप्स। क्लियर आया। ये अभी आप लोग आगे भी पढ़ोगे मेटलर्जी वाले चैप्टर में, जनरली ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब इसमें सीधे सीधे ऑयल एंड वाटर इमल्सिफायर, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर क्या होता है, स्टार्च सॉल्यूशन, गम, जिलेटिन, एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जाम में। एंड वाटर इन ऑयल के इमल्सिफायर क्या होते हैं, हैवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, लैम्प ब्लैक। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, देखो डाइल्यूशन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो डाइल्यूशन टेस्ट करते हैं, इफ एन एडिंग वाटर टू एन इमल्शन। देखो डाइल्यूशन टेस्ट क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एन एडिंग वाटर टू एन इमल्शन। अब देखो अब हमने क्या किया, हमारे पास डाइल्यूशन टेस्ट है, इफ वाटर डिजॉल्व, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन रख दिया गया और उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, अगर मान लो वाटर डिसॉल्व हो गया तो समझ जाओगे कि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा, यानी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो किसका एग्जांपल होगा, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ एग्जांपल। तो ऑयल क्या होगा, डिस्पर्स फेज, और वाटर क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। यानी अगर वाटर डिसॉल्व हो जा रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन होगा। इफ वाटर डज नॉट डिसॉल्व, वाटर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, एंड फॉर्म्स अ लेयर, और ये क्या बना दे रहा है, एक लेयर बना दे रहा है, तो ये क्या होगा, वाटर इन ऑयल टाइप एग्जाम्पल इमल्सिफाइड। तो वाटर क्या होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो डिस्पर्स फेज, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी डिस्पर्जन मीडियम। या ये भी कह सकते हो इफ ऑयल डिसॉल्व, अगर ऑयल डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, वाटर इन ऑयल, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो चीज क्या होगा, उसमें डिसॉल्व होगा। दूसरा टेस्ट होता है डाई टेस्ट। अब देखो डाई टेस्ट है, ऑयल सोल्यूबल डाई इज एडेड टू इमल्शन। ऑयल सोल्यूबल डाई, देखो सिंपल ध्यान से पढ़ना, इफ डाई चेंजेस कलर, अगर डाई चेंज कर दे रहा है कलर तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ऑयल, यानी ये वाटर इन ऑयल टाइप होगा, यानी ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है। यानी ऑयल सोल्यूबल डाई, यानी इसका मतलब ऑयल इसमें डिसॉल्व हो गया, इसलिए इसका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ऑयल, यानी इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है। इफ नो कलर चेंज ऑब्जर्व, इसका मतलब इसके अंदर ये ऑयल इन वाटर, यानी इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी डाई इसमें डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑयल सोल्यूबल है। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो ऑयल सोल्यूबल डाई वो ऑयल में ही डिसॉल्व होगा, इसके कारण से वो क्या होगा, ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज्यादा होगी, यानी डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ऑयल डेफिनेटली। अगर ऑयल सोल्यूबल डाई इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा और कोई चेंज कलर चेंज ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो ऑयल इन वाटर होगा, यानी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वाटर। क्लियर। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी टेस्ट। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होता है। अब कंडक्टिविटी सिंपल है, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगा, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होगी वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का, तो डेफिनेटली इसके अंदर कंडक्टिविटी शो होगी। और अगर जिसके अंदर ऑयल ज्यादा होगा डेफिनेटली ऑयल कभी कंडक्टिविटी शो नहीं करता। तो देखो क्या है,
इफ कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका डिस्पर्जन मीडियम यानी इसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा किसकी है, वाटर की, तो इसलिए कौन सा एग्जाम्पल होगा, ऑयल इन वाटर टाइप। वाटर मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा, जो स्लैश के बाद जो लिखा हुआ डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। इफ कंडक्टिविटी रिमेन्स इन, कोई चेंजिंग नहीं आई, इसका मतलब उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ऑयल, यानी ये किसका एग्जाम्पल होगा, वाटर इन ऑयल टाइप एग्जाम्पल। अब देखो इमल्शन में से इमल्शन को सेपरेशन करने की जो मेथड होती है उसे क्या बोलते हैं, डिमल्सिफिकेशन। क्लियर, सेपरेशन ऑफ इमल्शन इनटू इट्स कंपोनेंट, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स है उसको अलग कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, डिमल्सिफिकेशन। अब देखो इसके लिए एग्जांपल है क्या, पहला एडिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी हम इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दे जिसके कारण से वो इसका सेपरेशन हो जाए इमल्शन का, उसको बोलते हैं हम डिमल्सिफाइंग एजेंट। या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कर दे, रिमूवल ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क को अगर हम बहुत ज्यादा मतलब हिलाएं, उसके फेंट दे, तो उसके अंदर क्या होता है, ऊपर उसका देखा नहीं, मिल्क पार्टिकल्स उसके ऊपर आ जाते हैं, पूरे पॉट पे लग जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन। कूलिंग, या फिर हम बहुत ज्यादा ठंडा कर दे, जैसे मिल्क को अगर हम फ्रीज में रख देते तो ऊपर इसके ऊपर एक फैट की लेयर बन जाती है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ फैट ऑन मिल्क, दिस इज अ डिमल्सिफिकेशन। क्लियर, एग्जाम्पल एंड यूजेस ऑफ इमल्शंस, देखो ऑल पेंट्स, जितने भी पेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमल्शंस होते हैं। अब मेडिसिन में भी क्या है, ऑइंटमेंट्स जो होते हैं वो भी हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। क्रीम्स जो होते हैं, लोशंस जो होते हैं, सभी हमारे क्या है, एक तरह के इमल्शंस है। इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अभी जो पढ़ा था आप लोग ने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वो भी किसका एग्जाम्पल है, इमल्शंस का है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ इन दिस चैप्टर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइड। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोलाइड जो होता है वो लीस्ट यानी स्टेबिलिटी शो करता है। तो देखो pH एट विच द कोलाइडल पार्टिकल हैज नो चार्ज, मतलब इस पॉइंट पे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, एंड डज नॉट मूव टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड। जब चार्ज नहीं होगा तो डेफिनेटली वो किसी भी इलेक्ट्रोड पर मूव नहीं करेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइड इज जिलेटिन, जिसका pH होता है 4.7। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू।